मेरा नाम अमित कुमार है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पहले इंजरी तो कंपलसरी है, फाइट जीतो यारो। मैं 13-14 साल का था तब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की। हाथ पैर टूटना कोई इसमें इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं 3-4 बार स्टेट चैंपियन रहा हूँ और एक बार नेशनल चैंपियन भी। थ्रो भी मार सकते हो, रेसलिंग बॉक्सिंग पंच भी मार सकते हो, आप किक भी मार सकते हो। सुपर फाइट लीग के बारे में मेरे दोस्त ने बताया। टूटना भी मार सकते हो, एल्बो भी मार सकते हो, कुछ भी मार सकते हो। उसके बाद मैसेबल में आया और मैंने 2 फाइट की, उसमें से 1 फाइट विन की और 1 फाइट लॉस की। हमने मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं इसको। मिक्स मार्शल आर्ट क्या है कि सारे गेमों मेरी हॉबीज ओनली फाइटिंग है, मेरे को फाइट के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। को मिक्स करके एक ऐसा गेम बना है जिसमें कुछ रूल है। इंडिया के टॉप 10 होंगे। नमस्कार, जय श्री राम। और फिलहाल आपने बता दिया भाई भिवानी जिले के अंदर कड़ंगा गांव के अंदर, हाँ, और ऐतिहासिक गांव है। आप सबने भी पता होगा, पंडित नेकीराम जैसे और अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे महान जो है व्यक्ति यहाँ पे हुए हैं। और उसी के साथ में आज आपने बता दिया कड़ंगा गांव का अगर नाम रोशन करने की बात करा तो लगभग बहुत से लोगों ने नाम रोशन किया है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ में हमारे साथ में एक खास व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अमित राज। अमित राज एक रियल जो फाइट होती है, रियल फाइटर है और उससे खास आज आपकी बातचीत कराते हैं। कड़ंगा गांव का काफ़ी विदेशों के अंदर अगर नाम रोशन किया है तो वो अमित राज है। अगर खिलाड़ियों की अगर बात करें तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हो भाई? अपने सारे चैनल वालों को सभी को राम राम। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो जैसा कि गांव वालों से मालूम हुआ और आपकी काफ़ी हमने जो वीडियोज भी देखी है कि भाई रियल फाइट वाकई में होती क्या है। जो हमारी फाइट होती है एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं इसको। मिक्स मार्शल आर्ट क्या है कि सारे गेमों को मिक्स करके एक ऐसा गेम बना है जिसमें कुछ रूल है। उसमें आप क्या बॉक्सिंग भी यूज कर सकते हो, रेसलिंग भी, कराटे, ताइक्वांडो, सब सारे गेम यूज कर सकते हो। आप थ्रो भी मार सकते हो, रेसलिंग बॉक्सिंग पंच भी मार सकते हो, आप किक भी मार सकते हो, घुटना भी मार सकते हो, एल्बो भी मार सकते हो, कुछ भी मार सकते हो। उसमें आपको क्या है कि सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है उससे आपको टैप करवाना है कि अगला बंदा बोलेगा कि मेरे को छोड़ दे, तब वो फाइट फिनिश होगी। क्योंकि जिस तरह मतलब अगला बंदा हार मनाना है उसमें। जिस तरह WWE फाइट और रियल फाइट में अंतर क्या होता है? वो तो एंटरटेनमेंट फाइट है। उसमें WWE में आपने देखा होगा कि एंटरटेनमेंट फाइट बोलते हैं, मनोरंजन के लिए। उसमें क्या होता है, फिक्स होता है, आपको ऐसे उठाना है, आपको ऐसे गिरना है। हमारे में कोई ऐसा वो नहीं है। ये क्या होता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी स्किल, आपका बैकग्राउंड बॉक्सिंग है, आपका बैकग्राउंड रेसलिंग है, आप इनकी सामने वाले खिलाड़ी को किसी भी प्रकार आप मार दे सकते आप हो। उसको टैप कराना है, उससे हार मनवानी है कि बस छोड़ दे, मैं हार गया, वो वाला चीज। ऐसे गेमों में रियल मतलब वास्तव के अंदर ब्लड भी आ जाता है या मतलब ऐसी कोई चोट वगैरह? देखो, ये जो हमारा गेम है इसमें तो बहुत खतरनाक चोटें लगती है। देखो, इंजरी तो कंपलसरी है गेम में, हार या जीत तो बाद में डिसाइड होती है। पहले इंजरी तो कंपलसरी है, फाइट जीतो यारो। हाथ पैर टूटना कोई इसमें इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल चीज है। ये एक ऐसा गेम है, बहुत सारे लोग कोमा में भी है और बहुत सारी ऐसी इंजरी भी है जो उसके बाद इंसान दोबारा से कम बैक भी नहीं कर पाता। लेकिन आज के जो टाइम पे क्या है, थोड़ा स्किल इम्प्रूव हो रही है लोगों की और बहुत एडवांस लेवल पे हो रहा है। तो इस चीज को बहुत सारा बढ़ावा मिल रहा है। बाहर देशों में पहले से ही चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन इंडिया में अब जाके ग्रोथ कर रहा है। कि अगर हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत की बात करेंगे। भारत में रियल फाइट करने वाले कितने खिलाड़ी है? जब हमने स्टार्ट किया था, हम इंडिया के टॉप 10 होंगे। इंडिया में हमने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद अब तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे को स्टार्ट किए हो गए कम से कम 13-14 साल तो मेरे को स्टार्ट किए हो गए। मैंने 2012 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम ये गेम स्टार्ट हुआ था 2012 में, जब ये राजकुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त ने स्टार्ट किया था। तो मैं उस टाइम पे राजकुंद्रा, शिल्पा शेट्टी टीम से खेलता था। संजय दत्त ने इन्होंने जो टीम बनाई थी उससे, SFL सुपर फाइट लीग के नाम से। तो उसके बाद से हमारी फिर लीग हुई थी, टोटल 8 टीमें थी, जिसमें मैं यूपी टीम का कैप्टन था। यूपी नवाब टीम, हरियाणा सुल्तान और बेंगलोर, मुंबई, ये सारी टीमें बनी थी। तो इस टाइप से जैसे IPL होता है। और अभी कबड्डी की जो लीग हो रही है हमारी, और कबड्डी की लीग साथ में स्टार्ट हुई। कितनी उम्र में आपने ये गेम स्टार्ट किया था? ये मैं होगा 18 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया। MMA स्टार्ट किया था। बॉक्सिंग तो मैंने
बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, जब आप रियल फाइट के अंदर गए तो मतलब घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई आप ऐसे खतरनाक गेम मत खेलो? नहीं, घर वालों को तो मैंने उस टाइम पे बताया नहीं कि इस गेम में ये होता है। देखो वो टेंशन तो घर वालों को तो हर किसी को होती है, सबको टेंशन होती है, इंजरी का डर तो हर किसी को रहता है। लेकिन जो एथलीट है वो ग्राउंड पे मेहनत करता है, उसके लिए वो चीज़ एक नॉर्मल चीज़ होती है। बाकी घर वाले हैं उनके लिए वो चीज़ एडवांस है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो शिक्षा की, शिक्षा कहाँ तक है और किन स्कूलों के अंदर आपने शिक्षा प्राप्त की? मैं MMA की ट्रेनिंग के लिए मैं लगभग बाहर ही जाता था, थाईलैंड या सिंगापुर जैसे बाहर ट्रेनिंग करके आता था 2 महीने 3 महीने के लिए, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे MMA का क्रेज ही नहीं था। तो मैं 2-4 बार ट्रेनिंग करने गया हूँ, बाहर ही गया हूँ जब भी इसके लिए MMA के लिए गया हूँ। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा कहाँ से, मतलब और भी जो अपने आम जो शिक्षा होती है स्कूल कॉलेज की, वो कहाँ से प्राप्त? स्कूल में अपना इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से ही, गाँव से, कलिंगा से ही। और कॉलेज में मैथ्स कॉलेज में पढ़ता था भिवानी। उसके बाद मैं एकेडमी में था, साई हॉस्टल में था 2007-8 में, अपने भिवानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में था। तो उसके बाद से मैं फिर राजकुमार सांगवान की एकेडमी में गया। मेरे बॉक्सिंग कोच राजकुमार सांगवान है, जो अर्जुन अवार्डी हैं और वर्ल्ड रैंकिंग 4 है उनकी, 2 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बॉक्सिंग कोच मेरे राजकुमार सांगवान रहे हैं। उसके बाद मैंने आर्मी 2010 में ज्वाइन करी, आर्मी फिर मैं छोड़ दी थी। 2012 में पुलिस ज्वाइन करी, पुलिस भी छोड़ दी थी। तो उसके बाद से फिर मैं अपना प्रोफेशनल में घुसा था MMA में। तो और अगर हम ऐसे गेमों की बात करें तो मतलब इन गेमों के अंदर आज के दिन सबसे टॉप खिलाड़ी है वो किस कंट्री के है? सबसे टॉप खिलाड़ी अभी फिलहाल, क्योंकि इंडिया में इस चीज़ का क्रेज अभी बढ़ रहा है, और बाहर कंट्री में जो है MMA बहुत साल से इसका क्रेज है। और अभी देखा जाए तो रशियन कंट्री के फाइटर बहुत अच्छे फाइटर हैं, 5-6 फाइटर जो अपनी कैटेगरी में, वो बहुत अच्छे फाइटर हैं रशियन कंट्री के। और बाकी वर्ल्ड लेवल पे अपना अमेरिका और तो बाकी हर कंट्री में ही है, तो 2-4 अपने वेट क्लास में हर उसमें फाइटर अच्छे हैं। बट इंडिया में अभी इसका क्रेज बढ़ रहा है, तो इंडिया में भी कम से कम 15-20 फाइटर ऐसे हैं जो अपने वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। तो अभी आने वाले 2-4 साल के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे होगा MMA इंडिया के अंदर। तो जिस प्रकार हमने भाई पता लगा भाई आप ब्राह्मण समाज से हो, और ब्राह्मण समाज तो ज़्यादातर विद्या मतलब वेद शास्त्रों में विश्वास रखता है, ठीक है। इस प्रकार के खतरनाक गेमों के जो आपने चयन किया वो कैसे किया? देखो, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स को आप किसी जाति धर्म से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, मतलब एक खतरनाक रियल फाइट, हाँ, जो ये चीज को आप लेकर चलो, रियल फाइट। एक तो होता है गेम में जिसे स्पोर्ट्स की गेम हो जाती है, एक रियल फाइट वाकई में जो फाइट होती है, एनर्जी का डर रहता है, मतलब जान माल का नुकसान होता है ऐसी फाइटों के अंदर। देखो, ये एक हमारे माहौल का, हमारे सर्कल का फर्क पड़ता है। आप जिस सर्कल में रहते हो, जैसे लोगों में रहते हो, स्पोर्ट्समैन को बीच में रहोगे तो आपको स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो गए आप। कि मेरा सर्कल ऐसा ही था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ के कोई बॉक्सर, कोई रेसलर, कोई कहीं अखाड़े में, कोई कहीं, तो उसी हिसाब से सर्कल से मैंने स्टार्ट किया था। और ऐसे करते करते मैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल पे खेलता गया और आगे रुचि बढ़ती रही, मेरी गेम में इंटरेस्ट और भी बढ़ता रहा। तो ऐसे करते करते मैं इस लेवल तक पहुंचा। अच्छा, तो और भी जो अपने स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है उनसे मतलब क्या कुछ आप कहना चाहोगे गेमों को लेकर के, रियल फाइट को लेकर के, कबड्डी, बॉक्सिंग वगैरह को, एनीथिंग, सभी गेमों को लेकर? मेरा मानना तो यही है कि जब तक आप अपना 100% नहीं, तो गेम कोई भी है, गेम जरूरी नहीं है कि MMA फाइट करो, बॉक्सिंग करो या कबड्डी करो, गेम कोई भी है। हर गेम में मेहनत लगती है, हर गेम में आपको टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम के, बिना मेहनत के कोई भी गेम नहीं है। तो अपना 100% दो, एक टाइम दो, एक टारगेट रखो, अपना गोल बनाओ, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। तो सबसे मेन चीज़ है आपका गोल, आपका टारगेट होना चाहिए लाइफ में कि मुझे इस लेवल पे खेलना है, मुझे ये करना है। जब तक आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप उसकी तैयारी किसी चीज़ की करोगे। जब आपके पास एक फोकस नहीं है, टारगेट नहीं है आपका किसी चीज़ को लेके, तो आप
उसके मेहनत का कोई फायदा नहीं है उसी का, जब तक आपकी लाइफ में गोल नहीं। बिल्कुल। ये ज़्यादातर गेम है एमएम जो फाइट होती है, इसके ज़्यादातर गेम है किन देशों के अंदर होते हैं? ये सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल थाईलैंड के अंदर भी हो रहा है, और अपना सिंगापुर में भी होती है एमएमए फाइट है, वन चैंपियनशिप भी करवाता है, और अपनी यूएफसी अलग अलग कंट्री में अपनी फेडरेशन के नाम से अपने नाम से करवाते हैं लोग। तो हर पूरे वर्ल्ड में ही होता है एमएमए गेम, कोई ऐसा नहीं है। बट सबसे वर्ल्ड के टॉप जो एथलीट है जहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं थाईलैंड में है, फुकेट टोमटी में है, टाइगर मुआय थाई है, तो वहाँ पे मुआय थाई के सारे मार्शल आर्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट है सारे के सारे वही ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। आपने कहाँ से ली थी ट्रेनिंग? मैं थाईलैंड से। थाईलैंड, सिंगापुर। बिल्कुल। तो आप जिस हम स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से भी आपको लगा लो जिस तरह मतलब बॉक्सिंग का शौक था, तो आपके साथ में बॉक्सिंग के और ऐसे मतलब आपके क्लोज फ्रेंड भी रहे होंगे जिन्होंने इस भिवानी जिले का नाम रोशन किया। ऐसे कौन कौन सी खिलाड़ी है आपके जो आपके साथ रहे? हमारे गांव की एक तो रिंकू, अपने जो बॉक्सर है रिंकू, तो उन्होंने बॉक्सिंग के लिए मेरे को बोला था कि बॉक्सिंग करना है, तो उन्होंने मेरे को छुड़वाया था बॉक्सिंग एकेडमी में ही जब उस टाइम पे। और उनके बचोटे भाई भी हैं मेरे दोस्त, हम साथ में ही पढ़ते थे, तो वो भी बॉक्सिंग करते थे उस टाइम में। फिर बाद में उनको शोल्डर इंजरी की वजह से वो अपना शूटिंग में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही है एक जुनून। पहली चीज़ तो आप किसी को किसी दूसरे से आप वो नहीं कर सकते जब तक खुद के अंदर आपके अंदर कुछ करने का या फिर आपका एक टारगेट नहीं है खुद, तब तक आप दूसरों से इतना मोटिवेशन सिर्फ एक दिन का होता है, दूसरे का मोटिवेशन किसी को देख के, अगर ये मेरे को देख के कोई अभी कर रहा है तो आज कर लेगा, कल तक भूल जाएगा उस चीज़ को। जब तक आपका खुद का टारगेट, खुद का मोटिवेशन नहीं है, तब तक आप एक लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म तक मेहनत नहीं कर सकते आप उस चीज़ को किसी के मोटिवेशन से लेकर। जब तक खुद का मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते वो सब। बिल्कुल। और एक रियल जो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होता है किसी भी चीज़ को लेकर, क्या कुछ उसके अंदर गुण होने बहुत ज़रूरी है? देखो, स्पोर्ट्स मैन के अंदर एक ही गुण सबसे बड़ा है कि वो अपने टारगेट का पक्का होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, मेरे को ये अचीव करना है, उसका फोकस सिर्फ 100% उसी चीज़ पे होना चाहिए। तो पढ़ाई है या गेम है, कोई भी चीज़ है, और कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता गेम में। सबसे मेन चीज़ है कि अपने जो आप काम कर रहे हो उसको अपना 100% दो। अपने टाइम से आप दोनों टाइम ट्रेनिंग पे जा रहे हो, जो कोच है सिखाने वाला है टाइम रखा ट्रेनिंग, अपने टाइम पे ट्रेनिंग करो, उसका रिहर्सल करो, आप रिपीट करो उसको, आप एक्स्ट्रा मेहनत करो। जरूरी थोड़ी है कि कोच 1 घंटा ट्रेनिंग करा रहा है, आप 1 घंटे कर रहे हो। आप 1 घंटे पहले जाओ, 4 बजे टाइम, आप 3 बजे पहुंचो, वहाँ पे 1 घंटा खुद मेहनत करो, फिर कोच की जब बच्चों के साथ मेहनत करो। ये तो एक ऐसी चीज है ना, जितना करोगे आप स्किल आपकी इम्प्रूव होगी और आपका माइंड शार्प होगा, और आपको एक उस प्लस पॉइंट मिलेगा कि बाकी लोग 1 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं 2 घंटा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आपके दिमाग में वो चीज़ जो घुसेगी ना, वो सबसे मेन चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। अच्छा, तो और भी जिस प्रकार खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के अंदर, आजकल भेदभाव जैसी भी है तमाम मतलब एक दूसरे के ऊपर आपत्ति जता रहे हैं, मतलब आरोप लगाने लग रहे हैं। जिस प्रकार पीछे आपने देखा होगा विशालकाय मनोज बजरंग पुनिया, क्या इस प्रकार का भी भेदभाव होता है? देखो, ये छोटे लोगों की सोच होती है। जो लोग कुछ नहीं करते ना वो लोग कमेंट करते हैं। जो एथलीट होता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी पे कमेंट करेगा। जो खिलाड़ी होता है कभी किसी पे कमेंट नहीं करता। अब जो फालतू के लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, वो चीज देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो अपने मनोरंजन के लिए वो कमेंट करते हैं, वो छेड़खानी करते हैं। एथलीट के पास टाइम ही नहीं थे। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे पता ही नहीं होता कि किसकी क्या लड़ाई चल रही है। एथलीट के पास नहीं टाइम है किसी भी खिलाड़ी के पास कि वो किसी की इस तरह की उस रंजिश में घुसे या फिर कमेंट पास करे या किसी को नीचा दिखाए या किसी कास्टिज्म को लेके या किसी को लेके। तो ये सारे सब छोटी सोच है लोगों की। और कोई इतना अच्छा एथलीट कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता। कभी भी कोई भी खिलाड़ी जो 2 दिन वाला खिलाड़ी होता है, जिसको 4 दिन गेम करते होते हैं, वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। जो एथलीट होगा वो कभी ये हरकतें नहीं करते। बिल्कुल। हमारा कोई भी मतलब खिलाड़ी खेल के आता है बाहर विदेशों के अंदर, नाम कमा के आता है, तो हमारे आज समाज के लोग, गांव के लोग बड़ी गर्व करते हैं, छाती चौड़ी करते हैं, भाई हमारा छोरा विदेश में खेल के आया। चाहे वो हार के आओ जीत के आओ, वो उसकी मेहनत होती है, लेकिन एक गांव सतर से उठ करके जाना एक बहुत बड़ी बात होती है विदेशों के अंदर। तो इस प्रकार के मतलब मान सम्मान गाँव के अंदर। देखो, एक खिलाड़ी के लिए हार जीत डिपेंड नहीं करती, क्योंकि
उस लेवल तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। हार जीत, जो बंदा हारेगा कल वही तो जीतेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है भाई, हम सबसे जो ना थाईलैंड जो है सबसे ज़्यादा इस गेम के अंदर है, ठीक है। आप थाईलैंड गए, वहाँ से आपने जो है मतलब कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, ठीक है, और फिर अपने नेशनल जो है ग्राउंड में उतरे, वहाँ पे मतलब अपना जलवा दिखाया है। तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही हमने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरी नेशनल चल रही थी बॉक्सिंग की अपना इसमें दिल्ली में सापुर जट में। तो वहाँ पे MMA वाले सिलेक्टर्स आए हुए थे सारे। वहाँ पे मैंने मेरी 5 फाइटें हुई थी, 5 फाइटों में से 4 फाइटें मैंने नॉकआउट करी थी। बॉक्सिंग में मेरी लगभग फाइटें नॉकआउट ही चलती थी, क्योंकि मेरा एग्रेसिव गेम है, ज़्यादा मेरा डिफेंसिव गेम नहीं है कि मैं 3 मिनट का राउंड खेलूँ या मैं 5 मिनट खेलूँ। मेरा ये रहता है कि मैं जाऊँ अंदर घुसूँ और 1.5 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर फाइट फिनिश करूँ और बाहर निकलूँ। तो मेरा एग्रेसिव गेम है। तो वहाँ पे मेरी 4 फाइट हुई, चारों मैंने नॉकआउट करी फाइट। तो वहीं से मेरे को जो शिल्पा शेट्टी की उनकी टीम आई थी, उन्होंने मेरे को वहीं से पकड़ लिया था और वहीं से मेरा सिलेक्शन कर दिया था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, शिल्पा शेट्टी ने और संजय दत्त ने, और फिर मेरे को कैंप के लिए बाहर भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तब से मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। 2018 के बाद मैं टाइगर श्रॉफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ अभी मेरे को टाइगर श्रॉफ में स्पॉन्सर किया हुआ है। वो सारा खर्चा, आना जाना, फ्लाइट, होटल, सब मेरा ट्रेनिंग का खर्चा सब वही देते हैं। तो वही सेम चीज़ जैसे बच्चों के लिए होती है, गांव में अगर कुछ करते हुए दिखेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप आती है। जब फैसिलिटी पहले आ जाती है तो बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाता कभी। जब बच्चा खुद करता है कुछ अपने पास से, जो कुछ मेहनत दिखाता है, करता है, तो फैसिलिटी अपने आप आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ऐसा वो नहीं है। तो एक बार जब जिस टाइम आपने स्टार्ट किया गेम, मेरे पास कितनी फैसिलिटी थी? कोई फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास। कोई गांव का कोई बंदा ही नहीं था करने वाला। मेरा तो अकेले का मोटिवेशन था उस टाइम। और आज इतनी मतलब फैसिलिटी है और फिर भी जो है ना रुझान कम है, कारण क्या है? कारण माहौल का कारण, माहौल हमारा सर्कल। तो अब इतने बड़ा गांव से आप लगाओगे तो आप देखो कि इतने बड़े गांव में कितने हजार वोट है, तो उसमें कितने लोग खेलने वाले, कितने गेम करने वाले लोग हैं। सर्कल आपको डिपेंड करता है। नशे वाले आपको हजारों लड़के मिल जाएंगे एक जगह पे, आपको गेम वाले लड़के 4 नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो भाई शादी आपने कर ली? शादी है जी, बच्चा हो रखा है। बच्चा, शादी कब की? शादी हो गई जी, कम से कम भी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, ठीक है। मतलब बच्चा भी छोटे हैं। वाइफ भी मेरी कराटे की कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर है। और वाह, बहुत अच्छी बात है। और अब आगे का आपका जो है क्या प्लान है गेम को लेकर के? आगे का मेरा यही है कि मैं मेरी एकेडमी चलती है दिल्ली। मेरा यही है कि मैं नए नए बच्चों को तैयार करूं और इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लिए आगे बच्चों के लिए एक अच्छा करूं उसमें। एकेडमी किस नाम से आपकी? मेरी फिट फार्म, द हाउस ऑफ वॉरियर। अच्छा, मतलब दिल्ली में कौन सी जगह पे है? दिल्ली में मेरी है अपना राजौरी गार्डन। राजौरी गार्डन, बिल्कुल। तो मतलब गांव के बच्चों के बारे में भी आपने कुछ सोचा है भाई? देख, गांव के बच्चों का भाई अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। जो मैंने बोला है इनको कि जो मेरे लायक जो भी स्पोर्ट होगी मैं बच्चों के लिए जरूर करूंगा, और भी भाइयों को मैं इसमें जोड़ूंगा जो इनके लिए कुछ ना कुछ कर सके बच्चों के लिए। सबसे पहले तो उनकी मेहनत है जो करके दिखाएंगे बच्चे। स्पोर्ट और फैसिलिटी ये चीजें तो बाद की चीजें हैं सारी। देखो, जो करने वाला बच्चा होता है ना उसकी रुकावटें नहीं आती कभी, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने से लगाऊं तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं थी किसी की भी, को करने वाला इसी तरह की भी, फाइनेंशियल लगा लो या फिर किसी भी तरह की। तो जो करने वाला जो बच्चा होता है ना उसका टैलेंट दिखता है। बच्चा यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं खेलेगा, वहाँ दिखेगा, कोई ना कोई स्पोर्ट वाला जरूर रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले है कि अपनी मेहनत पे फोकस करो, अपने टैलेंट को बढ़ाओ, बिल्कुल, अपनी स्किल को बढ़ाओ, इम्प्रूव करो अपनी स्किल को। सबसे बड़ी चीज वो है। बिल्कुल। तो भाई ये अपने साथ में जो है महान शख्स थे कलंगा गांव से, और कलंगा की जो पावन धरती की अगर हम बात करूं तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कलंगा गांव का नहीं पूरे भिवानी का नाम रोशन किया है। यहाँ से पंडित नेकी राम से लगा लो आप, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से लगा लो आप, और भी बॉक्सिंग के अंदर भी खिलाड़ी है, और वो भाई साहब भी है अमित राज जी, जो कि विदेशों के अंदर जा कर के एक अच्छा नाम कमाया है। और गाँव के जो है
है, युवाओं के बारे में भी इनकी एक अच्छी सोच है। तो और भी जितने साथी सभी से यही कहेंगे कि भी आप भी ऐसे ही स्पोर्ट्स के अंदर, गेम के अंदर अपने गांव प्रदेश का नाम रोशन करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।